वृद्धि और विकास, ये वो चैप्टर है जिससे सीटेट में हर बार 2-3 सवाल आते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके वो 2-3 सवाल अब की बार बिल्कुल ठीक होने वाले हैं और आपका जो स्कोर है 88-89 पर आके रुक जाता है, वो बिल्कुल ठीक होने वाला है अब की बार। तो स्वागत है साथियों आज के वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम वृद्धि और विकास की। एक सामान्य सा चैप्टर है, सीटीपी की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। तो बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि जो है एक मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब इसको मापा जा सकता है। देखते हैं कैसे मापा जा सकता है। तो वृद्धि होती क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे वजन जैसे किसी का 50 किलो है, 70 किलो है, तो वो वृद्धि है। किसी की हाइट कितनी लंबी है उसको भी मापा जा सकता है, तो वो भी वृद्धि है। और वृद्धि की क्या विशेषताएं देखते हैं। वृद्धि क्या होती है? फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। वृद्धि फिजिकल होती है। शरीर अंगों के आकार और संरचना में परिवर्तन, जैसे ऊंचाई और वजन का बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि होती है। और वृद्धि जो है एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक होती है, एक सीमित अवधि तक होती है। एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है, रुक नहीं जाती बल्कि उसका ह्रास होना भी शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक लिमिटेड पीरियड में होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती। और क्या विशेषता है वृद्धि की? कार्य क्षमता से रहित, नॉन फंक्शनल, सीधे कार्य क्षमता या कौशल में सुधार का संकेत नहीं देती है। तो वृद्धि हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सीधे कार्य क्षमता में सुधार को आपको संकेत नहीं दे रही है। इसी तरीके से वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास से अलग नहीं है बिल्कुल, ये विकास का एक हिस्सा है। तो ये वृद्धि की विशेषताएं थी। और देखते हैं ये जो हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है विकास, उसके बारे में क्या बातें की गई यहाँ पर। विकास जो है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। मतलब इसमें क्वालिटी की बात होती है। जैसे समझ का विकास हो गया और संज्ञानात्मक विकास हो गया। और देखते हैं सभी पहलू शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक को शामिल करता है। तो विकास जो है सभी पहलू, जितने भी पहलू हैं सबको शामिल करेगा, जिसमें PCSE की बात करता है। PCSE फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सारे जब एस्पेक्ट है, जब एक साथ इनका बढ़ोतरी होती है तो हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है। तो समग्र विकास की बात करता है, निरंतर प्रक्रिया। तो जो डेवलपमेंट है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक लगातार चलती है। और जिसकी बात की थी हमने वृद्धि की, वो एक समय बाद रुक जाती है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है? और है कार्यात्मक, फंक्शनल है डेवलपमेंट। कौशल, क्षमताओं और व्यवहार में बेहतर कार्य क्षमता को और सुधार लाता है। तो ये सभी तो डेवलपमेंट है। कौशल, क्षमता और कार्य व्यवहार में बेहतर परिवर्तन जो होता है वो ही क्या है? विकास है। और क्या बताया गया? विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास इज ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वृद्धि सहित कई कारकों का परिणाम होता है विकास को आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका एक ही एस्पेक्ट है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जिसमें बताया था PCSE की बात की हमने, वो सारे जितने भी हैं सारे मिलकर विकास करते हैं। तो साथियों ये जो बातें थी हमने विकास और वृद्धि के बारे में की, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और विकास के जितने भी यहाँ डोमेन दे रखे हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक, ये सारे अगर एक साथ विकसित हो रहे हैं किसी बच्चे में, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो ये जो बातें की थी अब तक हमने, ये सारी बातें थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो साथियों ये जो PDF है आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री उपलब्ध रहेगी। आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो आपकी पढ़ाई के लिए। इसके अलावा जो दूसरा सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा PYQs की प्रैक्टिस का,
और जितने भी PIQs हैं वो सारे वृद्धि और विकास से संबंधित रहेंगे। तो साथियों ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो वृद्धि और विकास से संबंधित है सिर्फ, और दूसरा चैप्टर हमने इसमें कवर नहीं किया है। तो देखते हैं पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो डेवलपमेंट और लर्निंग का जो रिलेशन है, कोरिलेशन, उसके बारे में बात कर रहा है। अधिगम पूरी तरह से विकास से स्वतंत्र रूप से होता है, कि भाई विकास और जो लर्निंग है वो दोनों अलग अलग है, नहीं, बिल्कुल आपस में कोरिलेटेड है। बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी तो उसका विकास भी बढ़ेगा। विकास की दर अधिगम की दर से काफ़ी आगे रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको नाप नहीं सकते और एग्जैक्ट बता भी नहीं सकते कि भाई किसकी दर कितनी ज़्यादा है। अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित और अन्योन्श्रित है। तो जिसकी बात शुरू में की थी हमने, एक दूसरे से कोरिलेट है और इंटीग्रेटेड है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब जैसे बच्चे का अधिगम जितना बढ़िया होगा उतना ही उसका विकास होगा, और जितना विकास होगा उतना ही उसका अधिगम अच्छा होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं साथियों। विकास और अधिगम गतिशील अंतः संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है, और अन्योन्श्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। विकासात्मक तत्परता अधिगम की नींव प्रदान करती है, जबकि अधिगम के अनुभव संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में आगे के विकासात्मक प्रगति को प्रेरित करते हैं। तो जितने भी डोमेन है PCSE, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है। तो फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल जो कॉन्सेप्ट है, डोमेन है डेवलपमेंट के, वो सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यही बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन का सेशन है वो आप सभी का फेवरेट होगा, सभी का होता है। आप अपना जो आपका स्कोर है वो नोट कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों CTET का जो एग्ज़ाम है सितंबर में होगा, तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी जो तैयारी हो बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से कराएं। तो ज़रूर आप चैनल से जुड़िए और आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। शारीरिक विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। तो ये सिफेलोकोडल का जो शुरू का सी है, इससे आप याद कर सकते हो, सिर से पैर की व्याख्या करता है कि वृद्धि और विकास किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर से पैर की बात करेगा, सिर से पैर की ओर बढ़ते हैं सिफेलोकोडल में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर औरों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शीर्षगामी प्रवृत्ति सिर से नीचे की ओर होने वाली शारीरिक विकास का वर्णन करती है। एक बच्चा अपने निचले शरीर और पैरों पर गत्यात्मक नियंत्रण प्राप्त करने से पहले अपने सिर, गर्दन और ऊपरी धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो साथियों ये जितने भी है सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और फाइन मोटर, ग्रोस मोटर स्किल्स, इनकी चर्चा अगला जो वीडियो आएगा उसमें करने वाले हैं, और उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जैसे ही हम वीडियो डालें आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए। निम्नलिखित विकासात्मक अवधियों में से किसे भाषा अर्जन के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील या महत्वपूर्ण चरण माना जाता है? तो ये जो भाषा अर्जन है, जब बच्चा अपने परिवेश में रहकर सीखता है भाषा को, वो भाषा अर्जन है। उसके लिए अत्यधिक संवेदनशील चरण कौन सा है? तो ये जो बच्चे की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चा जो भाषा का अर्जन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये बिल्कुल ठीक है साथियों। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील अवधि है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क में उच्च न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जिससे यह ध्वन्यात्मक संरचनाओं और शब्दावली सीखने के लिए असाधारण रूप से ग्रहणशील होता है। तो साथियों जो दो कॉन्सेप्ट हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन
और लैंग्वेज लर्निंग। तो इन दोनों के संबंध में पिछली क्लास हमारी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया गया है। आपको समझना है तो पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो, चैनल पे जाके, वहाँ पर आपको पूरा ये एक्विजिशन, अर्जन और अधिगम दोनों अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो बता रहा है गत्यात्मक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, संकेत देता है कि विकास किस ओर आगे बढ़ता है। तो दो है, एक सिफेलोकोडल है और एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो दोनों में मूल अंतर क्या है? तो दोनों में जो मूल अंतर है वो ये है कि सिफेलोकोडल जो है वो सिर से पैर की होता है और ये जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर मतलब पहले बच्चा अब बाहों को संभालना सीखता है, उसके दिल का विकास ठीक से होता है, उसकी जो स्पाइन कोड है वो विकसित होती है और उसके बाद बाहर की तरफ मतलब अंगुलियों की तरफ धीरे धीरे उसका विकास होता है। और इसमें सिफेलोकोडल में बच्चा सिर संभालना पहले सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे के शरीर को संभालता है और धीरे धीरे खड़ा होकर दौड़ने लगता है। ये सिफेलोकोडल है, सिर से नीचे की तरफ जो विकास होता है वो सिफेलोकोडल है। चूँकि यहाँ पर प्रोक्सिमोडिस्टल की बात की गई और ये होता है केंद्र से बाहर की ओर, जटिल कौशलों से सरल कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर संरचनात्मक संरेखण, शरीर की केंद्रीय अक्ष से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर बात करेगा प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति ये निर्देश देती है कि वृद्धि और गत्यात्मक नियंत्रण शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए शिशु अपनी उंगलियों की सटीक आंदोलनों में महारत हासिल करने से पहले अपने कंधों और हाथों पर नियंत्रण पाते हैं। मतलब बच्चा अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फाइन मोटर स्किल करेगा उससे पहले उसके जो शरीर की जो बाहों की मसल्स हैं जिन्हें जो ग्रॉस मोटर स्किल में आती है उनसे पहले क्रिया करेगा और बाद में उंगलियों से करेगा। यही क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा है, प्रश्न संख्या 5 है, कुल 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे इसमें, तो साथियों आपको अंत तक बने रहना है। बाल विकास के सिद्धांतों की गहरी समझ एक कक्षा शिक्षक की प्रभावी रूप से किसमें मदद करती है? तो जो टीचर जो है उसको बाल विकास की गहरी समझ है, तो एक शिक्षक के रूप में वो किसमें मदद करेगी? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की विभिन्न शैलियों को पूरा करने में। कैटरिंग टू द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स, मतलब बच्चे क्लास में विभिन्न प्रकार के हैं, डाइवर्स लर्नर हैं। आपको उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। और ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की पहचान करने में। तो बाल विकास का सिद्धांत इसमें क्या है? सामाजिक आर्थिक स्थिति तो बच्चा वैसे बता देता है, पहचान करना क्या है उसको। तो जो मूल तो बात है कि आप उसके अनुसार उसकी सामाजिक आर्थिक और पर्सनल जो उसकी जो स्थिति है उसके अनुसार अपने जो शिक्षण शैलियाँ हैं उनमें परिवर्तन करें। ये तर्क संगत बनाने में कि किसी विशिष्ट छात्र को भारी दंड क्यों दिया जाना चाहिए। तो निगेटिव दंड देना ही नहीं है, हमने दंड क्यों देना जब गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। आरटीई में बता दिया अपने को सभी को कि जो दंड देना वो बिल्कुल इलीगल है, तो ये वो ऑप्शन ही निगेटिव हो जाता है। समुदाय की विशिष्ट रूप से वित्तीय और आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने में, तो इसका भी कुछ नहीं है। तो तीनों नेगेटिव है। ए ऑप्शन हमारा पॉजिटिव जो बता रहा है कि शिक्षक को सिद्धांतों की जानकारी होने पर वो कैसे अच्छे से पढ़ा सकेगा। विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने और विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का मतलब है क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं आपके पास, हर बच्चे का जो स्टैंडर्ड जो है आप कह सकते हो वो अलग अलग है। इस बच्चे की आवश्यकता अलग है, शिक्षक की आवश्यकता इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है, आपको जो उसके लिए शिक्षण योजना बनानी है वो इसके लिए अलग बनाओगे, इसके लिए अलग बनाओगे, इसके लिए अलग बनाओगे, इसके लिए अलग बनाओगे। तो ये होगा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, सीटेट में बहुत पूछा जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इसी से संबंधित है।
तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन तैयार करने में मदद मिलती है, जो विभिन्न छात्रों की संज्ञानात्मक तत्परता और सीखने की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास की प्रकृति को सटीक रूप से वर्णित करता है। तो मानव विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन से देख ले। विकास एक कठोर रूप से रैखिक प्रक्रिया है, रैखिक सिद्धि है नहीं, ये जैसे ऐसे है विकास, कभी कम होएगा, कभी ज़्यादा होएगा, कभी बहुत ज़्यादा होएगा। जैसे हॉस्पिटल में वो जो व्यक्ति मृत अवस्था में रहता है वहाँ पर आईसीयू में, तो उसकी जो मशीन में ऊपर ऐसे ऐसे दिखा देते हैं ना, सीधी होते तो मर जाएगा वो। तो विकास भी ऐसा ही है, सीधा होते तो खत्म हो जाएगा, ये ऐसे सररेखीय नहीं है। विकास वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों के लिए एक समान गति से आगे बढ़ता है। अगर ऐसा होता तो सभी व्यक्ति एक जैसे होते, सभी का विकास सेम होता, तो सृष्टि में ना तो कोई विलक्षण बुद्धि का धनी होता और ना ही कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता। अगर सभी का विकास समान होता तो ये नेगेटिव होगा। विकास बहुआयामी और बहुदिशीय होता है। तो बहुआयामी आयाम बताए थे मैंने, PCSE, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, और बहुदिशीय प्रोक्सियोमोडिस्टल और सिफेलोपोडल दिशाएं हैं विकास की। तो ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। विकास देर से वयस्कता तक पूरी तरह से स्थिर और निश्चित रहता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो डी ऑप्शन नहीं है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विकास बहुआयामी और बहुदिशीय होता है। मानव विकास बहुआयामी जो संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक क्षेत्रों में होता है, PCSE की बात कर रहा है, और बहुदिशीय जीवन काल के दौरान कुछ क्षमताओं में विस्तार होता है जबकि अन्य में कमी होती है। तो ऐसा ही बता रखा है इसमें। और देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। कुल 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप करेंगे, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। बच्चों की वृद्धि और व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नताओं के उद्भव को सीधे तौर पर किसकी परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सवाल ये है कि एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, दोनों की व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये कैसा है, ये कैसा है। मतलब ये मान लो ये बहुत लंबा चौड़ा है, ये सामान्य हाइट का है और इतना मजबूत भी नहीं है, लेकिन ये जो है इसका दिमाग कोग्निशन जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो गया, इसका दिमाग ठीक है, लेकिन इसका ये मानसिक रूप से इतना तेज़ नहीं है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं इनके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल तात्कालिक भौगोलिक पर्यावरण। तो मतलब जिस समय इन बच्चों का विकास हो रहा था तो वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण था वही जिम्मेदार है। देखते हैं। और केवल आंतरिक आनुवांशिक संरचना, केवल आनुवांशिक संरचना की बात कर रहा है कि भाई किसी का पिताजी अच्छे लंबे चौड़े थे तो वो भी लंबा चौड़ा है और दिमाग भी उसी की तरह तीव्र है, वो संभव नहीं है। न तो आनुवांशिक कारक और न ही पर्यावरण के कारक। तो कौन सा कारक है भाई? ये भी नेगेटिव है। तो ये जो है डी ऑप्शन जो बात कर रहा है विकास और पर्यावरण के बीच जटिल क्रिया। तो डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणन होता है। जॉन लॉक साहब का ये कथन है कि इनमें परस्पर जटिल क्रिया होने के बाद विकास होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, ये डी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसका व्याख्या और देख लेते हैं। व्यक्तिगत अंतर, प्रकृति और पोषण, नेचर और नर्चर। यहाँ पर नेचर क्या है? हेरिडिटी, और नर्चर क्या है? एनवायरनमेंट। ये सवाल आता है साथियों, ये एक बहस का मुद्दा है। जो हम विकास की विभिन्न बहसें पढ़ते हैं तो उसमें नेचर वर्सेस नर्चर है। तो नेचर यहाँ पर क्या है? हेरिडिटी, और नेचर क्या है? एनवायरनमेंट के सहकार्य से उत्पन्न होते हैं। आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ आनुवांशिक दायरों, संभावनाओं का एक दायरा स्थापित करती है, जबकि पर्यावरणीय उत्तेजनाएं और अनुभव उन लक्षणों की अंतिम अभिव्यक्ति को निर्धारित करते
है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का समन्वय शामिल होता है। बिल्कुल होता है। जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है उनमें हमारे हाथों की, पैरों की जो मुख्य मांसपेशियां हैं वो एक्टिव होती हैं, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी मांसपेशियों की सटीकता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। वहीं जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनमें स्मॉल स्किल, जैसे हम पेन पकड़ते हैं और सुई में धागा पिरोते हैं, ये क्या है, ये फाइन मोटर स्किल्स है। और वहाँ पर जो हमारे हाथों की या पैरों की जो छोटी मसल्स हैं वो एक्टिव रहती है। कौन सी गतिविधि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को प्रदर्शित करती है? अब जो बिल्कुल ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें हमारे हाथों पैरों की जो बिल्कुल सूक्ष्म मांसपेशियां हैं वो कार्य करेंगी? एक खुले मैदान, डी ऑप्शन तक देख लेते हैं। एक खुले खेल के मैदान में तेजी से दौड़ लगाना। जब आप दौड़ लगा रहे हो तो आपके हाथों की, पैरों की दोनों जो मसल्स है, मूल मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगी। तो ये ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है। इसी तरीके से एक पतली सुई में धागा डालना और विस्तृत चित्र बनाना, जब ये दोनों आप एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके अंगुलियों की जो छोटी मसल्स हैं वो एक्टिव होंगी। इसी कारण से फाइन मोटर स्किल है। सूक्ष्म स्थूल गतिविधि, एक मानक शारीरिक बाधा के ऊपर से कूद रहे हो तो ग्रोस मोटर स्किल है। सीढ़ियों की एक खड़ी उड़ान पर चढ़ना, तो ये भी क्या है, एक ग्रोस मोटर स्किल है। और जो सुई में धागा पिरो रहा है वो फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सुई में धागा डालना या रेखा चित्र बनाना उंगलियों और हाथों की छोटी मांसपेशियों के सटीक समन्वय की आवश्यकता रखता है, जो दृश्य प्रतिक्रिया के साथ मिलकर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। विकासात्मक मनोविज्ञान में मौलिक प्रकृति पोषण, नेचर नर्चर विवाद, जिसकी बात कर रहे थे, क्वेश्चन आया था बीच में, हम कह रहे थे इस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट पूछता है। ये जो विकासात्मक विज्ञान में मौलिक नेचर वर्सेस नर्चर जो विवाद है, किसके बीच के लिए के गतिशील संबंध में इर्द गिर्द घूमता है? तो बताया था नेचर जो है वो तो हेरिडिटी है और नर्चर जो है वो एनवायरनमेंट है। तो आनुवांशिक और पर्यावरण, ये जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अंतर्निहित प्रेरणा, बाहरी टोकन पुरस्कार, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमारा ए ऑप्शन जो बता रहा है आनुवांशिक और पर्यावरण की बात कर रहा है, वही नेचर वर्सेस नर्चर है। प्रकृति माता पिता से विरासत में मिले जैविक खाके और आनुवांशिकी को दर्शाती है, जबकि पोषण में सभी पर्यावरणीय कारक, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, परवरिश और सीखने के अनुभव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है। कुल 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। ये स्थापित अवधारणा की, कौन सी स्थापित अवधारणा की जो बात कर रहा है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। किसे संदर्भित करती है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये निरंतरता का सिद्धांत है कि सदा निरंतर चलती रहेगी विकास की प्रक्रिया। ए ऑप्शन ठीक है बिल्कुल हमारा। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास असंबद्ध, छलांग या अचानक विस्फोट के रूप में नहीं होता। यह गर्भ से कब्र तक चलने वाला परिवर्तनों का एक जीवन भर का निरंतर संचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, बाल विकास के किस विशिष्ट चरण को जी स्टैनली हॉल द्वारा प्रसिद्ध रूप से तूफान और तनाव की अवधि के रूप में वर्णित किया गया है? तो तूफान और तनाव की जो अवधि है साथियों, उसको स्टैनली हॉल ने जो कहा है वो कहा है किशोरावस्था को। किशोरावस्था एक तूफान और तनाव की अवधि है, और ये जो बात कही है वो स्टैनली हॉल के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण स्वस्थ
स्वस्थ बच्चों में शारीरिक गत्यात्मक विकास के समग्र अनुक्रम को सटीक रूप से दर्शाता है। मतलब देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा विवरण दे रखे नीचे। स्वस्थ बच्चों में शारीरिक गत्यात्मक विकास के समग्र अनुक्रम को सटीक रूप से दर्शाता है। विकास सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण से स्थूल गत्यात्मक कौशल की ओर बढ़ता है। मतलब ए ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है कि पहले जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, बच्चा उंगलियों से काम करना है वो सीखेगा, और उसके बाद स्थूल गत्यात्मक कौशल है उनकी ओर बढ़ता है। उसके बाद जैसे पैरों की मसल है, हाथों की मसल है, उनसे काम करना बच्चा शुरू करेगा। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और ऑप्शन देख लेते हैं। विकास स्थूल गत्यात्मक नियंत्रण से सूक्ष्म गत्यात्मक सटीकता की ओर बढ़ता है। विकास सूक्ष्म गत्यात्मक स्थल से, ये सूक्ष्म से, ये नेगेटिव है पहले भैया, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ थोड़ी बढ़ेगा, गलत हो। ये बी ऑप्शन है वो ठीक है कि पहले स्थूल गत्यात्मक नियंत्रण होता है, उसके बाद सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण। मतलब डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम ग्रोस मोटर कंट्रोल, कि बच्चा पहले बड़ी जो मसल है, हाथ की मसल है, या फिर जैसे हमने एक बच्चे को पेन पकड़ाया तो पूरी हथेली से पेन को पकड़ेगा पहले, मतलब उसका अभी जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप नहीं हुई है। तो पहले ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है डेवलपमेंट। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, व्याख्या दे रखी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बता रखा है गत्यात्मक कौशल स्थूल से सूक्ष्म के अनुक्रम में विकसित होते हैं। एक बच्चा छोटी मांसपेशियों के समूह जैसे बर्तन पकड़ना, लिखना पर नियंत्रण को परिष्कृत करने से पहले बड़ी मांसपेशी समूह जैसे रेंगना, संतुलन पर सामान्य महारत हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मानव विकास को वैज्ञानिक रूप से प्राथमिक अंतः संबंधित क्षेत्रों में कि किस सेट में वर्गीकृत किया गया है। मानव विकास को वैज्ञानिक रूप से प्राथमिक अंतः संबंधित क्षेत्र जो कौन से, PCSE, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो देखते हैं फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल ठीक है। जो इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में आप देख सकते हो। PCSE की बात की तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र। तो मानव विकास का जो आध्यात्मिक क्षेत्र वो नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक नहीं होता है, समय जैविक नहीं होता है। तो जो डोमेन बताए हैं वो PCSE ही बताएं, इसके अलावा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक शब्द विकास, डेवलपमेंट का तात्पर्य समय के साथ निम्नलिखित में से किस परिवर्तन से है। कद, द्रव्यमान और सामान्य शारीरिक पैमाने में केवल मात्रात्मक वृद्धि। मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सिर्फ कद का, द्रव्यमान मतलब हमारा जो शरीर बढ़ता है उसको द्रव्यमान कहते हैं, सामान्य शारीरिक पैमाने में केवल मात्रात्मक वृद्धि। तो ये तो वृद्धि है बस, डेवलपमेंट थोड़ी है। प्रगतिशील संरचनाओं के साथ साथ गुणात्मक कार्यात्मक संवर्धन। तो प्रगतिशील संरचनाओं के साथ साथ गुणात्मक कार्यात्मक संवर्धन, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बी ऑप्शन के साथ के अनुसार। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। जबकि वृद्धि केवल मापने योग्य मात्रात्मक संसाधनों जैसे ऊंचाई, वजन तक सीमित है। विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मात्रात्मक वृद्धि, कौशल, दक्षता, व्यवहारिक परिपक्वता में गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है वो समाहित है, आप ऐसा कह सकते हो। जबकि ये जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आधुनिक विकासात्मक विज्ञान मानव लक्षणों और क्षमताओं को प्लास्टिक लचीला मानता है, इसका क्या तात्पर्य। सभी मूल विशेषताएं आनुवांशिक रूप से लोक है, उन्हें बदलना असंभव है। तो उन्होंने तो लचीलेपन की बात की है, बदलने की बात की है। लक्षित अनुभवों और संवर्धन के माध्यम से लक्षणों को महत्वपूर्ण रूप से बदला या संशोधित किया जा सकता है। तो ये प्लास्टिसिटी की बात कर रहा है, लचीलेपन की बात कर रहा है, बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। विकास पूरी तरह से
आधुनिक औद्योगिक सिंथेटिक के संपर्क में निर्भर है। एक बार जब कोई व्यक्ति स्कूली शिक्षा पूरी कर लेता है तो संज्ञानात्मक क्षमता स्थायी रूप से रुक जाती है, नहीं बिल्कुल सारी उम्र बढ़ती रहती भी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। लचीलेपन प्लास्टिसिटी का तात्पर्य बदले पर्यावरणीय इनपुट, लक्षित शिक्षण हस्तक्षेपों और चिकित्सा के जवाब में संशोधित होने, अनुकूलित होने और पुनर्गठित होने की मानव तंत्रिका विज्ञान और व्यवहार की जीवन भर की क्षमता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका जो स्कोर है एक बार उसे ज़रूर कमेंट करें, और अगर कम आ रहा है तो आपको कैसे बढ़ाना है हम आपको इस संबंध में बताएंगे, और आपका जो सीटेट की तैयारी है उसको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कराएंगे। इसी के साथ साथियों आप सभी से अलविदा लेते हैं। टेक केयर। आप सभी का धन्यवाद।